Assalamu alaikum dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. Today we will start exercise 7.2. The articles of exercise 7.2 was discussed in a previous lecture जिसमें हमने binomial theorem और पास्कल ट्रायंगल को डिस्कस किया था। तो अगर बेटा आपको बायनॉमियल थ्योरम का जो जनरल टर्म है या फार्मूला है वो याद है तो ये सारे क्वेश्चंस करना इट्स नॉट अ बिग डील। लाइक मैं रिकॉल कर लेता हूँ कि हमारे पास बायनॉमियल एक्सप्रेशन किसकी इक्वल है। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों a प्लस बी पावर n तो ये हमारे पास इक्वल होता है n ज़ीरो का कॉम्बिनेशन पावर n है। उसमें टर्म्स कितनी होंगी n प्लस वन टर्म होंगी। ए की हाईएस्ट पावर से स्टार्ट, बी की लोवेस्ट पावर से स्टार्ट और ए और बी के पावर का जो सम होगा वो एन की इक्वल होगा, जो यहाँ पे पावर है इसकी इक्वल होगा। दिस इज और फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म होगी एन वन। अब ए की पावर जो है वो बाय वन डिक्रीज होगी, मीन्स अगर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन माइनस वन हो जाएगी और इसकी वन डिक्रीज हुई है तो बी की वन इंक्रीज होगी। अगेन इन दोनों का अगर हम सम करें, वेरिएबल की जो पावर का सम है, एक्सपोनेंट का जो सम है, दैट विल बी रिमेन एन। तो जितनी भी टर्म्स होंगी सारी टर्म्स में आपके पास जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट का पावर हो, एक्सपोनेंट की जो सम होगा वो एन की इक्वल होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट टर्म विल बी एन कॉम्बिनेशन ऑफ टू ए पावर एन माइनस टू। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस इज टू ए पावर एन माइनस टू, एन से टू माइनस और बी पावर टू एंड सो ऑन, इस तरह जाती जाएगी। सो दिस इज़ और फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में आपके पास यहाँ पे ज़ीरो है। दिस इज़ और सेकंड टर्म में यहाँ पे वन है और ये हमारे पास थर्ड टर्म है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे थ्री है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो टर्म होगी उससे एक नंबर कम आपके पास यहाँ पे होगा। लाइक अगर ये सेकंड टर्म है तो यहाँ पे वन है, थर्ड टर्म के लिए टू है और फर्स्ट टर्म के लिए ज़ीरो है। तो बेटा जो आर प्लस वन टर्म होगी, तो आर प्लस वन टर्म में हमारे पास कॉम्बिनेशन में यहाँ पे एक कम आर होगा। ए पावर अगर ये आर है तो ए पावर एन माइनस आर और बी पावर आर एंड सो ऑन। जो हमारे पास लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो एन जो n प्लस वन टर्म होगी। अब वो n प्लस वन टर्म है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में नीचे हमारे पास एक कम n आ जाएगा। अब a पावर n माइनस एन इज ज़ीरो और b पावर n। सो ये हमारे पास बेटा बायनॉमियल थ्योरम की जो जनरल टर्म है ये है। ये आपको अगर आपको याद हो तो आप पूरी एक्सरसाइज 7.2 को आराम से कर सकते हैं। अब इसकी जो जनरल टर्म है उसका फार्मूला हमारे पास क्या है। जनरल टर्म मीन्स अगर हमारे पास r प्लस वन टर्म हो तो उसका फार्मूला, उसको डिनोट करते हैं r प्लस वन से और उसको फार्मूला हमारे पास है r प्लस वन टर्म है, कॉम्बिनेशन में एक टर्म कम आएगा, एन आर का कॉम्बिनेशन होगा ए पावर एन माइनस आर। ये हमारे पास जनरल टर्म है। और फॉर एनी कोई भी जनरल टर्म हो तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बायनॉमियल एक्सपेंशन में। तो बेटा अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं तकरीबन हर क्वेश्चन से एक एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी जो है वो बाकी पार्ट्स अपने खुद करने हैं बिकॉज ये रिवीजन चल रही है। सो होप सो आपने एक्सरसाइज ट्राई की होगी और फिर सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का पार्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको टच करवा दूँ कि इसमें बेसिकली इन क्वेश्चन में करना क्या है। अगर उसके बावजूद भी किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती है, किसी क्वेश्चन को पिक करने में इशू होता है, तो प्लीज़ हमसे पूछ लिया करें। इसके अलावा एक ही फार्मूला है पूरी एक्सरसाइज में। मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल काम नहीं है एक फार्मूले को याद करने पर एक्सरसाइज। और फार्मूला भी ऐसा है कि वो पास में इंटरलिंक है, मतलब चीज़ों को इंटरलिंक कर सकते हैं कि ये इस टर्म के साथ ये है तो ऊपर पावर में भी क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो चीज़ों में बार मेरी कोशिश होती है कि मैं इन चीज़ों को रिलेट करवाऊँ आपके लिए ताकि आपको फार्मूला याद करने में आसानी हो। तो देखें, हमारे पास यहाँ पे है कि यहाँ पे अपने क्या करनी है, बायनॉमियल थ्योरम को एक्सप्रेस करना है, यूज़ करना है। तो एन पावर जो हमारे पास है वो फोर है, इट मीन्स फाइव टर्म इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, जस्ट ए की जगह पे एक्स स्क्वेयर है, बी की जगह पे माइनस वन बाई वाई है और एन की जगह पे हमारे पास फोर है। तो ये हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम है। आपने पावर फोर है तो अपने फाइव टर्म तक इसको एक्सपेंड करना है, मैक्सिमम ये फाइव टर्म तक ही जाएगा। सो एन ज़ीरो, दिस इज योर एन ज़ीरो। ए की जगह पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, बी की जगह पे माइनस वन बाई वाई एंड सो ऑन, फोर वन का कॉम्बिनेशन फोर टू एंड सो ऑन।
ये सारी हम लिख लेंगे। अब बेटा जो 4 ज़ीरो है ये हमेशा याद रखें, जब आपके पास कॉम्बिनेशन में यहाँ पे ज़ीरो आ जाए तो वो ऊपर वाली टर्म की इक्वल होगा। लाइक अगर 4 ज़ीरो है तो ये 4 की इक्वल होगा, सॉरी 1 की इक्वल होगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे ज़ीरो आ जाए तो वो मस्ट 1 की इक्वल होगा। और अगर ये आपस में इक्वल हों, ऊपर नीचे वाले दोनों जो कॉम्बिनेशन में टर्म्स होती हैं, मीन्स एन और आर अगर इक्वल होते हैं तब भी ये 1 की इक्वल होता है। तो इनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। या याद रखें, जब आपके पास ये आर जो होता है ये बेसिकली एन होता है। अगर मैं कॉम्बिनेशन के फार्मूले पे वापस जाऊँ, ये आर होता है। तो अगर आपके पास आर ज़ीरो हो या एन और आर इक्वल हो, दोनों केसेस में आपस में इक्वल होते हैं और वो 1 1 की इक्वल होते हैं। और एक और आपको बता देता हूँ, अगर 4 1 हो सपोज़, या फिर 4 1 है, 5 1 है, जो भी है, तो वो इक्वल होगा 4 के। अब अगर ये 5 1 होता तो फिर 5 की इक्वल होता, 10 1 है तो फिर 10 की इक्वल होगा, 9 1 है तो फिर 9 की इक्वल होगा। तो इनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये ऑटोमेटिकली आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये कैलकुलेट कर लेने हैं, और जो पावर्स हैं उनको अगेन थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, एंड देन आपके पास जो बायनॉमियल थ्योरम की जो एक्सपेंशन है वो हो जाएगी। सो आपके पास ये होगा इसमें से कि सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो जो जो पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, होप्स आप लोगों ने निशान लगवाए होंगे, सिर्फ वो आपने करने हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह अपने बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी खुद करने हैं, लेकिन सिर्फ इंक्लूडेड पार्ट करने हैं। बेटा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन 2 में कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। तो इस क्वेश्चन में आपसे वो पूछेगा कि कोई एक्सपेंशन दी गई होगी, उसमें से आप पूछेगा कि इसकी फलानी टर्म जो आपने फाइंड करनी है। लाइक कभी पूछेगा थर्ड टर्म, कभी पूछेगा फिफ्थ टर्म, कभी पूछेगा सिक्स टर्म एंड सो ऑन। तो उसके लिए आपको जो जनरल टर्म का जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है। ये हमारे पास फार्मूला है इसका, ये है आर प्लस वन टर्म का फार्मूला है। अब आपको चाहिए सपोज थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए हमारे पास थर्ड टर्म कैसे आएगा, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो टी आर प्लस वन है। तो यहाँ पे मुझे टी थ्री चाहिए थर्ड टर्म के लिए, तो मुझे फिर आर को टू पुट करना होगा। तो आर टू पुट करेंगे तो यहाँ पे जहाँ भी आपके पास आर आएगा वहाँ पे आप टू पुट कर लेंगे, और एन जो होगा वो आपको क्वेश्चन में जो पावर गिवन होगी वो अपने एन लिख देना है। लाइक आपके पास एन जो है वो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो एन 4 और आर 2। और जब ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर बी। तो आपके पास ए की जगह पे एक्स स्क्वेयर, बी की जगह पे 1/√x, एन की जगह पे 4, आर की जगह पे 2। ये सारी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे, और ये इक्वेशन 2 हमें याद होनी चाहिए, इतनी मुश्किल नहीं है ये। एंड देन हम सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म होगी। ओके। सो इसकी इस तरह जो इंक्लूडेड पार्ट होंगे वो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों ने खुद करने हैं। लाइक अगर किसी का एक पार्ट इंक्लूडेड है तो वो तो मैंने करवा दिया है, अगर किसी के दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स हों तो वो आपको खुद ट्राई कर लें। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमने करना है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब देखिए बेटा यहाँ पे वो पूछ रहा है कि वो टर्म फाइंड करें जहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट है, मींस एक्स वहाँ पे नहीं है, मींस वहाँ पे नो एक्स है। नो एक्स मींस एक्स पावर ज़ीरो है। तो बेटा बस ये बात सिर्फ आपको याद होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स का मतलब क्या है, बाकी फाइंड करना इज़ एन ईजी जॉब। अब बेटा जो आपको एक्सपेंशन गिवन होगी, फर्स्ट टर्म विल बी योर एक्स, सॉरी ए, सेकंड टर्म विल बी योर बी। तो आपके पास ए हो जाएगा एक्स, बी हो जाएगा -1 और एक्स स्क्वेयर, और ये जो पावर है ये आपके पास एन की इक्वल है। सो ये एन हो जाएगी हमारे पास 21। तो ये तीन वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से। और जो जनरल टर्म का फार्मूला है या आर प्लस वन टर्म का फार्मूला है वो हमारे पास ये है। अगेन इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, सारी जो वैल्यूज़ हमें यहाँ से फाइंड आउट की हैं वो इसमें पुट कर लेंगे, एंड देन इसको फिर मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो बिकॉज सिंप्लीफाई करने से मेरा मकसद ये है कि फर्स्ट टर्म में भी आपके पास एक्स इन्वॉल्व है और सेकंड टर्म में भी एक्स इन्वॉल्व है। हम एक्स की पावर्स को कलेक्ट कर लेंगे। सो कलेक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर 21 माइनस आर सपोज, और यहाँ पे एक्स पावर -2r है। दोनों एक्स को कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास ये इसकी एज अ होल पावर आ जाएगी, और सिंप्लीफाई करके ये इसकी पावर हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे एक्स की पावर आ रही है 21 - 3r। अब हमने वो आर फाइंड करना है कि कौन से आर पे ये जो आप एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मीन्स एक्स रिमूव हो जाएगा। तो एक्स रिमूव होगा तब जब एक्स की पावर 0 होगी, और यहाँ पे एक्स की पावर है हमारे पास 21 - 3r। तो यहाँ पे आप दोनों को इक्वेट कर लेंगे, और यहाँ से आपके पास अगर बेसिस सेम है, दोनों नंबर भी इक्वल हैं, इनके पावर जो है वो भी इक्वल होंगे, और ये इक्वल करने से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। वो जो आर की वैल्यू होगी वो आप इस एक्सपेंशन में पुट करेंगे,
एंड देन आपके पास सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वहाँ से आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो फाइंड आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आर आ गया सपोज 7, सारी कैलकुलेशन की है मैंने, फिर भी कर दी है। अब आप इस एक्सप्रेशन 2 में आर की जगह पे 7 पुट कर दें तो आपके पास ये जो रिजल्ट आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। तो हम सब देख सकते हैं आपके पास एक्स पावर 0 आ गया है। सो दिस इज़ योर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म है हमारे पास। सो जो दूसरा पार्ट है फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि वो आप खुद कर लेंगे और आपने यहाँ किया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 23। सो अब यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन है उसमें हमें चाहिए था कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मींस एक्स पावर 0। सो और यहाँ पे आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 23। सो बेटा जो क्वेश्चन का प्रोसीजर है बोथ आर सेम। वहाँ पे आप एक्स पावर 0 को कंपेयर कर रहे थे जो आपके पास एक्स की कलेक्टेड पावर आ गई थी। यहाँ पे आप एक्स पावर 23 को कंपेयर करेंगे एक्स की कलेक्टेड पावर तक। सो जो आप एक्स की पावर आप कलेक्ट करेंगे वहाँ तक टिल जो आपकी कैलकुलेशन है वो क्वेश्चन 3 और 4 की एग्जैक्टली सेम है। लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए आप एक्स पावर 0 से कंपैरिजन करेंगे और जो आपको कहा जाएगा सपोज एक्स पावर 23 या कोई भी पावर होगी तो वहाँ पे उसको आपको उसी के साथ उसकी कंपैरिजन करनी होगी। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है दिस इज़ योर ए, वो हमारे पास एक्स स्क्वेयर हो गई है। जो सेकंड टर्म है माइनस एक्स, ये हमारे पास बी टर्म, और जो पावर है वो हमारे पास एन हो गया है। अब बेटा इसका जो जनरल फार्मूला है आर प्लस वन टर्म का वो हमें पता है कि टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन और आर का कॉम्बिनेशन ए पावर एन माइनस आर और बी पावर आर, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हम लोगों ने। अब इस जनरल टर्म में जो हमारे पास ए बी और एन की वैल्यूज़ आ गई हैं बाय कंपेयरिंग दिस, तो वो हमने इसमें पुट कर देनी है। जब वो पुट कर देंगे तो बेटा दोनों जो एक्सेस हैं ए और बी हैं उनमें एक्स इन्वॉल्व है। इस एक में एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में इन्वॉल्व है, दूसरे में माइनस एक्स की फॉर्म में इन्वॉल्व है। तो यहाँ से हम एक्स की जो पावर्स हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक्स की पावर आ जाएगी एक्स पावर 40 माइनस आर। अब हमें चाहिए एक्स पावर 23। तो एक्स पावर 40 माइनस आर को मैं कंपेयर कर लूँगा एक्स पावर 23 से, एंड देन यहाँ से हमें आर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें अगर दोनों नंबर सेम है, उनकी बेसिस भी सेम है, तो 40 माइनस आर जो उनके पावर्स हैं दोनों के वो आपस में इक्वल होंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 17। यस सॉरी, यस 17 ही होगी। सो वो जो आर की वैल्यू है वो अपने अब इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास न्यू एक्सप्रेशन है इसमें पुट कर लेनी है, एंड देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 23। सो यस आर की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई है, वो वैल्यू मैंने उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दी है। तो ये जो देखें आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है उसमें आपके पास एक्स पावर 23 आ गया है और इसके साथ जो नंबर है दिस इज़ यूर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 23 विच इज़ -1170। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। सेम इसी तरह आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे ख्याल में मिड टर्म का है कि मिड टर्म फाइंड करें। तो बेटा मिड टर्म के लिए हमने क्या किया था कि अगर एन ऑड है सपोज, यहाँ पे अगर एन ऑड होता है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो मोर देन इट्स पावर होती है। अगर आपके पास पावर ऑड हो तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी, और जो आपका मिड वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो आपके पास दो मिडल टर्म्स होंगी, दैट इज एन प्लस टू बाई एन प्लस वन, एन प्लस वन बाई टू आई थिंक सो, एंड वन एन प्लस थ्री बाई टू, टू टर्म जो है वो हमारे पास होगी। लेकिन अगर आपके पास एन इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी, और जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो आपके पास जो मिडिल टर्म है वो सिंपल एक मिडिल टर्म आएगी, दैट इज एन प्लस टू बाई टू। सो हमारे पास यहाँ पे एन देखें एन ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो इवन होंगी, दैट इज 10 टर्म्स होंगी। जब इवन टर्म्स होंगी तो हमारे पास दो मिडिल टर्म्स होंगी। सो n is odd so there will be two middle terms। तो एक होगी हमारे पास n प्लस वन बाई टू टर्म, दूसरी होगी n प्लस थ्री बाई टू टर्म। तो आपके पास n जो है वो इट्स पावर है, तो n प्लस वन बाई टू मीन्स 10 बाई टू मीन्स फिफ्थ टर्म, और ये n प्लस थ्री बाई टू तो 12 बाई टू इज सिक्स टर्म। तो फिफ्थ और सिक्स टर्म इज योर मिडिल टर्म्स। तो अब फिफ्थ टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं या सिक्स टर्म कैसे फाइंड करते हैं? अगर हम देखा जाए तो 3x आपके पास a माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू आपके पास b और n आपके पास 9, और जनरल टर्म का फार्मूला है टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन और आर का कॉम्बो
और एन टू ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। तो ये सारी वैल्यूज़ ए बी और एन की वैल्यूज़ में पुट कर लेंगे। अब जब मैं फिफ्थ टर्म फाइंड करूँगा तो मुझे आर को 4 पुट करना होगा और सिक्स टर्म के लिए मुझे आर को 5 पुट करना होगा, और वो दोनों पुट करके हमारे पास जो मिडिल टर्म्स हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो बेटा कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें आपके पास x की पावर 0 हो जाती है। x चूँकि हमारे पास वेरिएबल होता है, अगर x इन्वॉल्व ही ना हो तो आपके पास कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो कांस्टेंट टर्म बेसिकली वो होगी जिसमें x पावर 0 होगा। तो दिस इज द सेम क्वेश्चन। कहाँ तक, जहाँ पे आप x की पावर कोलेक्ट कर लेते हैं। जब आप x की पावर सारी कोलेक्ट कर लेंगे उसको अपने कंपेयर करना है x पावर 0 के साथ, और वहाँ से आपके पास r की वैल्यू आएगी, वो आप वापस उस इक्वेशन में पुट करेंगे और आपके पास जो है आपके पास कांस्टेंट टर्म जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। लाइक अगर मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ, फर्स्ट टर्म विल बी और a, सेकंड टर्म विल बी और b, एंड n हमारे पास आ जाएगा 23, और अननोन है। r कब फाइंड होगा, जब मैं सारी x की पावर कोलेक्ट कर लूँगा और उसको x पावर 0 से कंपेयर करूँगा। और x पावर 0 से इसलिए कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है, और कांस्टेंट टर्म वो होगी जहाँ पे x का रोल नहीं होगा या x इंडिपेंडेंट होगा। तो जो इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन है और ये कांस्टेंट टर्म वाला क्वेश्चन है, बोथ आर सेम, लेकिन जो क्वेश्चन का स्टाइल है वो डिफरेंट है। एक में वो कहता है कि आप इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म फाइंड करें, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म फाइंड करें। सो दोनों की जो प्रोसीजर है या क्वेश्चन में वो जो डिमांड कर रहा है, दैट इज सेम, बट वो उनके जो क्वेश्चन करने का स्टाइल है, अंदाज है, वो डिफरेंट कर दिया है। सो होप सो, आई थिंक यू विल गेट माई पॉइंट। सो यहाँ से आ जाएगा एक्स पावर 23 माइनस आर, और यहाँ से एक्स की पावर सपोज 1/2 × 23 माइनस आर। एक्स को मैंने यहाँ पे कोलेक्ट किया है, एंड देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन इसको कंपेयर किया जाएगा एक्स पावर 0 के साथ। यस, दिस इज आपके पास एक्स की पावर कोलेक्ट हो गई है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। इन्होंने कंपेरिजन नहीं की है। सपोज अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ एक्स पावर 22, सॉरी, एक्स पावर 28 माइनस 4 और/2 इक्वल कर लेते हैं एक्स पावर 0 के साथ। सो यहाँ से आ जाएगा 28 माइनस 4 और इक्वल्स टू बाई 2 इक्वल्स टू 0, और फर्दर 28 माइनस 4 और इक्वल्स टू 0, और 28 इक्वल्स टू 4 और, या after simplification we will get r equals to 28/4। 28/4 is, अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो it will become 14/2 if I am not wrong। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप खुद सही कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास r की वैल्यू आ रही है, दिस इज़ फ्रैक्शनल नंबर, लेकिन ये इंटीजर होना चाहिए। तो ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शनल नंबर है। दैट्स आपके पास ऐसा कोई r नहीं है कि हमारे पास इसमें कोई कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है। सो हम क्या कहेंगे कि इस एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। सो दैट्स विल बी योर आंसर। लेकिन r की वैल्यू आपके पास n और r दोनों इंटीजर होने चाहिए, हमने इसकी डिफिनीशन में पढ़ा था। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, फाइंड द न्यूमेरिकली greatest term in this where x equals to 3/4। तो बेटा हमने ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है। अब इसमें देखते हैं हमारे पास, ओके बेटा मुझे अब फाइंड करना है ग्रेटेस्ट टर्म। तो हमारे पास यहाँ पे n है, हमारे पास 10, इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ टर्म जो होंगी वो 11 होंगी। सो एक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 7, 8, 9, 10, 11। बेटा हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म की जो कोफिशिएंट है दैट विल बी सेम, सेकंड और सेकंड लास्ट के कोफिशिएंट भी सेम होंगे, मीन्स 2 और 10 के सेम होंगे, 3 और 9 के सेम होंगे कोफिशिएंट्स, 4 और 8 के सेम होंगे, 5 और 7 के सेम होंगे, 6 जो है वो चूँकि ऑड टर्म है तो इसका कोई पेयर नहीं है, इसका डिफरेंट होगा। तो अगर 12 होते तो फिर इसको भी एडजस्ट हो जाता। तो कहने का मकसद ये है कि आफ्टर 6 से पहले जो कोफिशिएंट्स हैं वो 6 के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं मैक्सिमम 6 तक जाऊंगा कि 6 तक कौन से कोफिशिएंट जो है वो ग्रेटेस्ट है, तो उसके बाद मुझे बाकी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं 11 तक जितनी भी टर्म्स हैं हर टर्म के मैं कोफिशिएंट चेक करूंगा और देन बताऊंगा कि फलां टर्म जो है इसका कोफिशिएंट ग्रेटर है। तो मुझे मुझे अब यहाँ पता है कि 6 के बाद जो है वो बाकी रिपीटिशन होगी सारी,
मीन्स 7 रिपीट करेगा 5th टर्म वाले कोफिशिएंट को, 8 रिपीट करेगा 4 वाले को, 9 रिपीट करेगा 3 वाले को, 10 रिपीट करेगा सेकंड वाले को, 11 रिपीट करेगा 1 वाले को। तो मुझे फिर 6 तक ही फाइंड करनी है। ओके अब हमारे पास इस एक्सपेंशन में a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -2x और n की वैल्यू है 10। तो ये सारी इसमें पुट कर लेते हैं। लेकिन इसको जब हम सॉल्व करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, a की पावर को a जो टर्म है उसको 1 रख लेते हैं। अब इसको इसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास a की पावर सपोज a आप 3 रख लेते हैं, तो 3 पावर 10 को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मैंने 3 को कॉमन करके इसको मैंने 1 रख दिया, इसको मैंने 1/2 रख दिया है। अगर आप कॉमन नहीं भी करते हैं तब भी सही है, कॉमन करते हैं तो आपके पास कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। मींस अगर मैं 1 पावर 10 फाइंड करता हूँ तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान है, अगर हम 3 पावर 10 फाइंड करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। इस तरह 3/2 की पावर 10 फाइंड करना क्वाइट डिफ़िकल्ट, और 1/2 पावर 10 फाइंड करना कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कंफ्यूज होते हैं तो आप इसको एज इट इज़ इस तरह भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आपको कॉमन करना चाहिए ताकि आपके पास कैलकुलेशन जो है वो सिंपल से सिंपल हो। क्योंकि अगर कैलकुलेशन सिंपल होगी तो जो एरर की चांसेस होते हैं वो भी थोड़े से कम हो जाते हैं, और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। सो हमारे पास जो जनरल टर्म का फार्मूला है दैट इज़ TR+1 एंड NR का कॉम्बिनेशन एंड A पावर N-R और B पावर और A B की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है, साथ में N की वैल्यूज़ भी। अब मुझे चाहिए फर्स्ट से 6 टर्म तक मैंने चेक करने हैं कि हमारे पास हाईएस्ट इंटीजर कौन सा है इसमें। तो हमने बारी बारी आर को पहले 0 पुट करेंगे फॉर फर्स्ट टर्म, आर को 1 पुट करेंगे फॉर सेकेंड टर्म एंड सो ऑन, इस तरह 6 तक पुट करते जाएंगे। उनकी जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको हम नोट करते हैं। फॉर फर्स्ट टर्म हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है 1, फॉर सेकेंड आ रहा है -5। हमने इंटीजर देखना है तो साइन मैटर नहीं करते कि कौन सा साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। थर्ड टर्म के लिए हमारे पास 11.25 और फोर्थ के लिए -15 आ गया, यहाँ पे 13.25, ये -7.87। तो स्टिल अभी तक -15 जो है वो ग्रेटर है एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट देखें 8 तक। इन्होंने गलती की है कि इन्होंने सबको पुट किया है, सबको पुट करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। सो आपने 6 तक पुट करने हैं, बल्कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि 7 जो है -15 आया है, 7 और 5th का रिपीट करना चाहिए। 7 15, सो 5th इज़ आल्सो ये सॉरी 7 और 4 का इक्वल आना चाहिए। तो 7 का हमारे पास 15 और हमारे पास जो 4 टर्म है उसका भी 15। इस तरह 8 और थर्ड का सेम आना चाहिए। 8 का हमारे पास है सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी 5, ये हमारे पास 6 टर्म है। 7 और 6, 7 और 4 का सेम आना चाहिए। 7 का आपके पास है, दिस इज योर 7 टर्म 13.125। अब 4 का चेक करते हैं। यस 4 का, 5th का हमारे पास है 13.125। इस तरह 8, 8 का भी 15 है, सॉरी 8 का भी 15 है, तो 4th का भी 15 आना चाहिए। तो ये आपके पास जो 4 टर्म है इसका भी 15 है। इस तरह 9 टर्म का हमारे पास होगा -5 है, तो जो थर्ड टर्म होगी उसका भी यही होना चाहिए। तो थर्ड टर्म हमारे पास देख लेते हैं, दिस इज आवर थर्ड टर्म और ये इसका है हमारे पास 11.25। तो इसमें इट मीन्स इसमें कोई मिस्टेक होगी। लेट मी चेक। 10 2 को कॉम्बिनेशन 1 पावर 1 तो 1 हो जाएगा, -1 पावर 2, 10 1 को 10 2 को कॉम्बिनेशन 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हो जाएगा 9, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 5 45। तो यहाँ से 1/4, 45/4 इज 11.25। तो आपके पास जो थर्ड टर्म है दैट इज़ करेक्ट। अब इट मीन्स 9 जो टर्म है इसमें कोई मिस्टेक हो सकती है। नहीं, ये तो सही है, 11.25 ही है। इट्स ओके, 11.25 ही है। यस, ये भी 11.25 है, तो ये सेम है। इस तरह
जब आपके पास 10th टर्म होगी और सेकंड टर्म होगी वो उसका सेम आना चाहिए। 10 टर्म का -5 और सेकंड टर्म का भी -5। अब ये आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनका सेम होना चाहिए। सो इनके आपस में सेम सेम है, देख सकते हैं 1 और उसका भी 1। सो जो आपके पास सबसे हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास है -15 जो इंटीजर है, और 3 पावर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हाईएस्ट इंटीजर हो जाएगा। 3 पावर 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है, तो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ पे हमने 3 पावर 10 को कॉमन किया था। जो आप फाइंड कर रहे हैं वो आप सिर्फ जो बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज़ कर रहे हैं वो 1 - 1/2 पावर 10 पे यूज़ कर रहे हैं। तो हर टर्म के साथ ये 3 पावर 10 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ज़ाहिर है अगर 15 बड़ा है तो 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा। सो और ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी, दिस इज़ योर ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप खुद देख लीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है। एंड देन अगर समझ ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं। और ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 है, होपफुली अपने प्रैक्टिस की होगी, बिकॉज जब हम आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं, तो रिवीजन में आपको ये क्वेश्चन सारे खुद करने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.3 के आर्टिकल्स वगैरह देखेंगे। अगर टाइम हुआ हमारे पास तो हम इसके आर्टिकल्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, लेकिन एग्जांपल हमने मस्ट करनी है। सो बेटा कोशिश करें कि साथ साथ आप रिवीजन डेली की बेसिस पे एक एक्सरसाइज की रिवीजन करें, ताकि जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है 23-24 को, तब तक आप प्रिपेयर रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।